बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये सेकंड लेक्चर है। जो स्टूडेंट असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, एसडीओ, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल या डिप्टी सुप्रीडेंट जेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स से रेलिवेंट टॉपिक है 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। या जिन स्टूडेंट्स का लॉ का पेपर है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर में तमाम एमसीक्यूज, एक लेक्चर हो चुका है और ये सेकंड लेक्चर है जो बाकी इस अमेंडमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसी लेक्चर में कंप्लीट करवाने हैं मैंने। आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है और ये पॉइंट्स नोट करने हैं जो मैं करवाने जा रहा हूं। ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर किसी भी पेपर में 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोई सवाल बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, इनसे बाहर 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई और सवाल नहीं बन सकता। जो आर्टिकल हमने कल किए थे, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट को भी हमने स्टडी किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी वो किस तरह से खत्म की गई और कौन सी पावर सुप्रीम कोर्ट की शिफ्ट हो गई जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास आ गई। उनके रेलिवेंट आर्टिकल भी हमने पढ़े और जो सुप्रीम कोर्ट के रेलिवेंट आर्टिकल थे जो ओमिट हुए उनको भी हमने देखा। अब इस लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं अमेंड हुए, उनको देखना है। सबसे पहले आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 डील करता है ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस, अब हमारे पास कितनी हाई कोर्ट्स हैं? पेशावर हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और क्वेटा हाई कोर्ट, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो पाकिस्तान में टोटल 5 हाई कोर्ट्स हैं। इससे पहले हाई कोर्ट के जज जहां होते थे वहीं रहते थे, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता था। अब अंडर सेक्शन 200 प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई कि वो ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में। पहले ये नहीं होता था, पहले ये नहीं हो सकता था। अब ये पावर सिंगल प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशियल कमीशन। पहले जुडिशियल कमीशन की तरफ से रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट हाई कोर्ट की जज को ट्रांसफर कर सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में। पहले इस तरह से प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं थी और हाई कोर्ट के जज की कंसेंट भी जरूरी थी। अब वो चीज खत्म हो गई, नई चीज आ गई जी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। अब जुडिशियल कमीशन क्या है? जुडिशियल कमीशन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 175 ए को पढ़ें। अगर जुडिशियल कमीशन के बारे में मैं इस लेक्चर में डिटेल से बताने लग जाऊं तो फिर ये टॉपिक साइड पे रह जाएगा और हम जुडिशियल कमीशन की तरफ आ जाएंगे। एक कंप्लीट लेक्चर जुडिशियल कमीशन पे बन सकता है 30 मिनट्स का। वो मैं फिर स्टूडेंट्स की लगन देखूंगा कि किस तरह से वो चीजों को डीपली पढ़ने जा रहे हैं, खुद पढ़ते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। वो तो आपका फीडबैक बताता है ना कि कौन कितना केयरफुली लेक्चर सुन रहा है, कितनी कंसंट्रेशन है किसी की, फिर उसके लिए बंदा फिर आगे कोई काम करता है। अब जुडिशियल कमीशन को खुद पढ़ना चाहे तो आर्टिकल 175 ए को पढ़ें। नहीं समझ आता, उसमें से जो चीज समझना है वो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ बोथ हाई कोर्ट शैल बी मेंबर ऑफ जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन को पढ़ेंगे ना तो वहां पर
आपको उसके मेंबर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन जब ट्रांसफर का मैटर होगा, बात ट्रांसफर की हो रही होगी, तो एक वो हाई कोर्ट जिससे जज का ट्रांसफर हो रहा है, उसका चीफ जस्टिस, और एक वो हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट में उस जज का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जुडिशियल कमीशन के मेंबर होंगे। ये बातें लिखते जाएं, समझते जाएं आप, तो कंप्लीटली 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपकी क्लियर हो जाएगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जज डज नॉट इंक्लूड चीफ जस्टिस। अब इसको देखें, जो चीफ जस्टिस होगा ना, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का दूसरी हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस या जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह का कोई एमसीक्यू बने किसी भी पेपर में, तो चीफ जस्टिस का ट्रांसफर नहीं हो सकता, जज हाई कोर्ट का ट्रांसफर हो सकता है। हाँ, अगर वो पूछ लेते हैं कि क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस का ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर उसका हो सकता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस का हो सकता है, चीफ जस्टिस जो परमानेंट है उसका नहीं हो सकता। नो जज कैन बी ट्रांसफर्ड वेयर ऑन ट्रांसफर ही बिकम्स सीनियर टू चीफ जस्टिस। अब इस बात को जरा समझिए, एक जज का ट्रांसफर हुआ लाहौर हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट या क्वेटा हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर हुआ। जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि जो वहां का चीफ जस्टिस है उससे जिस जज का ट्रांसफर हुआ वो सीनियर है। अब इस चीज को भी सामने रखा जाएगा कि अगर वो सीनियर होगा चीफ जस्टिस से अदर हाई कोर्ट जिसमें उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो उस जज का भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। किन दो जजेस का ट्रांसफर नहीं हो सकता? सीनियर, जो ट्रांसफर जिस हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर हो रहा है उसके चीफ जस्टिस से सीनियर बनता हो, या वो खुद चीफ जस्टिस हो, तो इन दो जजेस का ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जब एक जज ट्रांसफर को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है जी मैंने नहीं जाना, तो ये समझा जाएगा कि वो अपनी सर्विस से रिटायर हो गया है, उसको रिटायर तस्वीर किया जाएगा। उसको जो मराहत होंगी उसकी सर्विस की लेंथ को देखा जाएगा। उस टाइम तक जब उसने ऑर्डर को डिसओबे किया, उस टाइम पीरियड तक उसको तमाम मराहत पेंशन वगैरह दी जाएंगी और उसको रिटायर तस्वीर कर किया जाएगा। ये ट्रांसफर के जो आजकल इश्यूज चल रहे हैं वो आर्टिकल 200 है, जो जेर बहस रहता है कि जिसके ट्रांसफर हो रहे हैं, इनको बलूचिस्तान भेज रहे हैं, इनको लाड़काना भेज रहे हैं, पेशावर भेज रहे हैं, ये सारा आर्टिकल 200 है। और 200 से मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जा सकता है। आर्टिकल 202A नया आर्टिकल, ये अभी अमेंडमेंट में आया है, पहले नहीं था। नो बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट other than a constitutional bench shall exercise jurisdiction under article 199। अब आर्टिकल 199 को पढ़ें तो ये jurisdiction ऑफ हाई कोर्ट से डील करता है। अब इस 202 में बता दिया गया है कि हाई कोर्ट का जो कॉमन बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होंगे, जो अंडर आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस की सूरत में दायर किए जाते हैं और हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती है, वो नहीं करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। हाई कोर्ट में बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और नेशनल लेवल पे आ गई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहां पे है? हाई कोर्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई नेशनल लेवल पर।
202 आपका क्लियर हुआ, 200 भी क्लियर हुआ। 243 जी, आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ से मुताल्लिक जितनी भी मराहत दी गई हैं, जितनी बातें अंडर डिस्कशन हैं, जेर बहस हैं मीडिया पर, वो सारी अब तो नहीं है, जो अभी शुरू में हो रही थी, बाद में तो सब खामोश हो गए हैं, वो 243 है। अब हमने 243 को पढ़ना है कि 243 में क्या है जो जेर बहस रहा। आर्टिकल 243 में लिखा गया जी, प्रेसिडेंट शैल ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कहा जाता था जी, आर्मी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, वो टोटल मामला जो है वो आर्मी चीफ सेपरेट देखेगा और गवर्नमेंट के पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे अब आर्मी चीफ से मुतालिक। चलिए इसको अब आप जरा समझे। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है प्रेसिडेंट ने, और किसकी एडवाइस पर करनी है? प्राइम मिनिस्टर की। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने करनी है, एडवाइस मतलब नाम जाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और प्रेसिडेंट ड्यूटी बाउंड है कि जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर भेजे उसने उसको अपॉइंट करना है। प्रेसिडेंट की इतनी पावर है कि एक्चुअली एग्जेक्टिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसने अपॉइंट करना है, और ये कंकरेंटली होगा एट द सेम टाइम चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ये एक नया ओहदा, एक नया रैंक क्रिएट किया गया, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस कौन होगा? आर्मी चीफ होगा एट द सेम टाइम। सुप्रीम कमांडर फॉर्मेलिटी के तौर पर कौन होगा? प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट फॉर्मेलिटी है, असल रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बात याद रखनी है, पेपर में ये एमसीक्यूज बन सकता है कि रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, जो भी वर्ड यूज किया जाए पेपर में, तो उसके लिए रियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर है। अब जो रैंक एक एबॉलिश्ड किया गया है आर्टिकल 243 के मुताबिक, वो है जी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये एक रैंक होता था हमारे पास, अभी भी है, लेकिन 27 नवंबर तक है। 27 नवंबर को ये एबॉलिश हो जाएगा और चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का जो रैंक है ये एक्टिव हो जाएगा। एक और न्यू रैंक इंट्रोड्यूस करवाया गया, और वो रैंक है कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, ये एक न्यू रैंक इंट्रोड्यूस हुआ, क्रिएट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अब इसको कैसे, इसकी अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है? इसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है जी प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की जब रिकमेंडेशन आई तो वो आई, एडवाइस आई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और प्रेसिडेंट ने उसको अपॉइंट किया। अब इसको अपॉइंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, और इसकी रिकमेंडेशन आ रही है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। रैंक आपने याद रखना है, कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, एक नया रैंक क्रिएट किया गया है। और जो रैंक एक एबॉलिश हुआ, दो क्रिएट हुए, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड कमांडर ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। दो रैंक आए और एक रैंक एबॉलिश हुआ। फेडरल गवर्नमेंट प्रमोट द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। अब ये एक तीसरा रैंक आ गया, फील्ड मार्शल ये पहले रैंक नहीं था, एजाज था। अब ये बतौर रैंक आ गया कि फेडरल गवर्नमेंट प्रमोट जब करेगी किसी को फील्ड मार्शल के ओहदे पर,
मार्शल ऑफ द एयरफोर्स या एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये 3 रैंक हैं। अगर इन रैंक्स पर फेडरल गवर्नमेंट किसी को प्रमोट करती है तो फिर इनको ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन दी ग्राउंड एंड चार्ज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट की जब बात आई तो कमेंट्स में बताएंगे आप। जो लोग पूरा लेक्चर सुनेंगे वो ही मुस्तफीद होंगे सारी चीजों से। फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किस आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। सेम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में भी आपने बताना है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने कमेंट्स में बताना है कि इसका मतलब क्या है। जो लोग पूरा लेक्चर सुन रहे हैं वही बताएंगे, और जो चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं ये CSS PMS या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगी। जब आप किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो यही क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रेलिवेंट आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आके जो कैंडिडेट्स हैं वो कमजोर होते हैं कि लॉ को नहीं पढ़ा होता, लॉ के बारे में पता नहीं होता, तो इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर वो पीछे रह जाते हैं। तो इन चीजों को करके जाएं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब देखें, जो अमेंडमेंट हुई फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ आर्टिकल्स को। अब ये सेकंड लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हमने डिस्कस किया। अब एक आर्टिकल था जी 248, इसमें अमेंडमेंट हुई थी। इसमें दो बातें काबिल गौर हैं जो आपके पढ़ने वाली हैं कि प्रेसिडेंट को प्रिविलेजेस हासिल होगी, इम्यूनिटी मिल गई कि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। आर्टिकल 248 और आर्टिकल 248 के साथ गवर्नर को भी सेम इम्यूनिटी मिली, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये इम्यूनिटी है ड्यूरिंग हिज ऑफिस। जब तक वो अपने इस रैंक को, इस ओहदे को इंजॉय कर रहा है गवर्नर, तब तक उसको ये इम्यूनिटी हासिल है कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट में। और प्रेसिडेंट को ये प्रिविलेजेस लाइफ टाइम हासिल हैं। अब ये जो प्रिविलेजेस इनको हासिल हैं लाइफ टाइम के लिए, ये सेम आर्मी चीफ को या चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल है। ये बात आपने समझनी है। जो प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को मैंने बताई हैं अभी अंडर आर्टिकल 248 हासिल हैं, तो ये सेम प्रिविलेजेस, सेम इम्यूनिटी, ये 3 रैंक्स हमने पढ़े थे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, तीनों को हासिल है। तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने जो भी नोट्स बनाने हैं या जिस तरह से भी आपका स्टाइल है इसको लिखने का, नोट्स बनाने का, इसको देख लेना है 1-2 दफ़ा। और मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनेगा तो इन 2 लेक्चर से बाहर नहीं बन सकता। आपने इस अमेंडमेंट को पॉजिटिवली देखना है। बाकी जो तबसरा करने वाले हैं, तज्जिया करने वाले हैं, वो बहुत हैं, वो करते रहेंगे। स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है, आप किताबों को पढ़ें, समझें। अमेंडमेंट्स होती रहेंगी, सिस्टम को बदलने के लिए कानून हमेशा से बनते आ रहे हैं। अब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हम 27 तक पहुंच चुके हैं, 28 भी आ जाएगी। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। एक लेक्चर फर्स्ट अमेंडमेंट से 26 अमेंडमेंट तक मैंने उसको रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद इलेक्शन एक्ट 2017
असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। अब ये स्टूडेंट्स जो ये लेक्चर सुन रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि क्या उनको ज़रूरत है, तो मैं फौरी तौर पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 पे लेक्चर रिकॉर्ड करूं और इलेक्शन एक्ट 2017 को भी स्टार्ट करूं। तो कमेंट्स में बताएं कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। आपके कमेंट्स से मुझे इंकरेजमेंट मिलती है, एप्रिशिएशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि कितने लोग कंप्लीट लेक्चर को सुन रहे हैं। जिस तरह ये मोटिवेशन मुझे एसडीओ की प्रिपरेशन के वक्त मिली थी, अगर ये मोटिवेशन मुझे असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर या असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए मिले या एसडीओ के सेकंड फेज के लिए अगर वही अप्रिशिएशन मुझे अब मिलनी स्टार्ट हो गई, तो मेरे अंदर वही एनर्जी आएगी जिस तरह से मैंने तब काम करवाया था, सेम उसी तरह अब भी मैं आपको ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।